आर्ट्स विथ मुकेश सर यूट्यूब क्लास में आप लोग की स्वागत है। आज की जो प्रश्न पत्र इकोनॉमिक्स से है, अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और पूरे वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखने का काम कीजिएगा। आपको इसी वीडियो में पूरा इकोनॉमिक्स को हम लोग कंसेप्ट के साथ इसको ख़त्म करने का ही काम करेंगे। तो चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आपको स्क्रीन पर ही पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपका है, कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आप लोग बता सकते हैं कि हम लोग पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 सेक्टर में बांट के पढ़ाए थे। एक को बोले थे प्राथमिक क्षेत्र और एक को क्या बोले थे, तृतीय क्षेत्र। इन्हें एक क्या था, प्राथमिक क्षेत्र था, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। हमें भी बताए थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने पूरे अर्थव्यवस्था को 3 हिस्सा में बांटा गया। एक को प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र को कृषि का क्षेत्र कहा जाता है। जिसमें प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कृषि का क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते थे, कृषि का क्षेत्र कहते थे। तो इसका आंसर कौन होगा, ए होगा। कहता है कृषि क्षेत्र से संबंधित है तो किससे है, ए से है। द्वितीय क्षेत्र को बोलते थे हम लोग उद्योग का क्षेत्र। क्या बोलते थे, उद्योग का क्षेत्र बोलते थे, ये भी आप लोग को पता है। तृतीय को इससे क्या बोलते थे, सेवा क्षेत्र। इसे क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र। तो यहाँ तक आप लोग की पता होनी चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं, आगे नेक्स्ट देखते हैं। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित। या हमने आपको पहले भी बताया था कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है या तो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है तो वह देश विकसित कहलाता है। तो इसका आंसर कौन होगा, बी होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, फटाफट हम लोग आंसर देने की काम करेंगे। कहता है कि यहाँ पे सुनिए, कौन अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी के बीच का रास्ता है। हम लोग समझेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। पूंजीवादी और समाजवादी के बीच का रास्ता, यानी कि जहाँ पे दोनों मौजूद हो तो उस रास्ता को क्या बोलेंगे, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। उसे क्या बोलेंगे, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है, मिश्रितवादी है। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। काफ़ी भी ये क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट किया है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है। आपका एक क्वेश्चन है। रूस में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो रूस में है जो क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। रूस में कौन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और अमेरिका में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो अमेरिका में जो है वो क्या है, आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखने का काम कीजिए, हम लोग पूरा क्लियर करने के ही काम करेंगे। कहता है आगे है, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आया है कि देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुआ है, जो 1951 में हुआ है। कब हुआ है, 1951 में। और प्रत्येक पंचवर्षीय योजना की 5 वर्ष की कार्यकाल होता है, तो +5 तो 1956, यानी कि एक पंचवर्षीय योजना की जो काल होती है जो 1951 से लेकर 56 तक होती है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल क्या हो सकता है, तो वर्तमान समय में 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा है जिसकी कार्यकाल 2017 से लेकर 2022 तक है। तो ये घटावेंगे एक पंचवर्षीय योजना, तो इसके 5 घटाइए तो कितना, 2012। ये 12वीं आ गया, 2012 में से 5 घटाएंगे तो 5 ने 2007 से लेकर 2012, यानी ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, बी। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो 2007 से लेकर 2012 तक। तो यहाँ तक आप लोग की सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे की जो क्वेश्चन है। कहता है कि वैश्वीकरण के कारण बिहार का, यानी कि यहाँ वैश्वीकरण से क्वेश्चन आया है जी, कि वैश्वीकरण से बिहार पर कौन सी प्रभाव पड़ता है, लाभ या हानि। यानी कहने का मतलब कि वैश्वीकरण से जो क्वेश्चन है इसका 2 प्रभाव पड़ता है। एक को तो बोलते हैं लोग सकारात्मक बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, नकारात्मक। सकारात्मक का मतलब लाभ और नकारात्मक का मतलब हानि। तो यहाँ पे इसका आंसर कौन होगा, सी होगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी। अब वैश्वीकरण में पूरे विश्व एक बाजार के रूप में मौजूद होता है जहाँ पे सेवा, श्रम और पूंजी बिना किसी रुकावट के एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जो प्रवाहित होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण के 5 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 5 अंग होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आगे हम लोग देखते हैं। आगे के जो हम लोग के जो क्वेश्चन है, वैश्वीकरण हम लोग का हो गया होगा। उसके बाद देखिएगा छठा है, छठा में आपका कहता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसको हम लोग बोलते हैं CSO, इसे क्या बोलते हैं, CSO, जिसकी स्थापना 1951 में ही हुआ था। किन हुआ था,
51 में ही हुआ है। कहते हैं इसके अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो इसके अनुसार भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है जो 25,000 है। कितना है, 25,000 है। आगे हम लोग देखेंगे। कहता है 2011-12 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो 22,800 है। ऑप्शन नंबर बी आपका है। आगे हम लोग देखते हैं। कहता है किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र का धारण है। यानी कि जो उद्योग है, जो उद्योग क्या है, यानी कहता है कि किसने कहा कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किया है। तो यहाँ पे देखिएगा, उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र का धारण किया है। उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र का धारण किया है, यानी कि मार्शल के अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। कहने वाला कौन था, मार्शल। तो यहाँ पे उद्योग भी है जो क्या है, जो मुद्रा रूपी वस्त्र का धारण किए हुए हैं, ये कहने वाला भी मार्शल ही थे। तो इसका ऑप्शन बी आपका सही है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आगे की जो क्वेश्चन है जो क्या है देखिएगा, स्वयं सहायता समूह से क्वेश्चन आया है। स्वयं सहायता समूह किया है, तो सूक्ष्म वित्तीय संस्था की सहायता से, सूक्ष्म वित्तीय संस्था की सहायता से ग्रामीण एवं गरीब क्षेत्र में, सूक्ष्म वित्तीय संस्था की सहायता से ग्रामीण एवं गरीब क्षेत्र में 15 से 20 महिलाएं, 15 से 20 महिलाएं आपस में समूह बनाकर जो रोजगार सृजित करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वयं सहायता समूह कहते हैं। एग्जाम के लिए काफ़ी VVI क्वेश्चन ये भी है कि स्वयं सहायता समूह किया है, तो हमने बोल चुके हैं। उसको आप ध्यान से वीडियो को आगे पीछे करके सुनिएगा, वही आपका आंसर हो सकता है। इसमें मतलब कि इसका जो आंसर होगा जो 15 से 20 महिला, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका है सही है। आगे कहता है स्वयं सहायता समूह में ऋण और बचत का निर्णय, स्वयं सहायता समूह में ऋण और बचत का निर्णय लिया जाता है बैंकों के द्वारा, सदस्यों के द्वारा, गैर सरकारी समूह के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो स्वयं सहायता समूह में जो ऋण और बचत का जो निर्णय लेती है ये लेता है सदस्य, उसका ही सदस्य लेता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। कहता है वैश्वीकरण के द्वारा जीवन स्तर में सुधार हुआ है, यानी कि वैश्वीकरण, यानी कि वैश्वीकरण जो, फिर ये क्वेश्चन रिपीट किया है कि वैश्वीकरण क्या है, तो पूरे विश्व में सेवा, श्रम और पूंजी प्रौद्योगिकी बिना किसी रुकावट के एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जब तरलता हो, गमन करता हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। और इसमें कहता है कि इसका स्तर सुधार क्या पड़ा जीवन स्तर में, तो सभी लोगों का, कि विकसित राष्ट्रों के, कि विकासशील देश में कामगारों को, कि इनमें से कोई नहीं, तो इस पर सभी लोग का, इसका मतलब क्या होती है, इसका जो आंसर होगा जो देखिएगा ये आपका ये होगा, सभी लोगों का होगा। बाकी हम लोग आगे देखेंगे। कहता है मुद्रा के कार्य है, तो आज यहाँ पे क्वेश्चन है मुद्रा से क्वेश्चन है। चलिए देखिए, मुद्रा हमने भी आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि मुद्रा क्या होती है। जो किसी वस्तु और सेवाओं के मूल्य को मापने की काम करता है उसे हम लोग मुद्रा कहते हैं। और मुद्रा के बारे में एक पहले क्वेश्चन आया था कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, उसे हम लोग मुद्रा कहते हैं। मार्शल के अनुसार है। यदि मुद्रा यहाँ पे भी बोला गया था कि मुद्रा किसी उद्योग के क्या होती है, वस्त्र रूपी धारण करता है, तभी मार्शल के ही अनुसार था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मुद्रा का कार्य, तो इसका कार्य होता है माध्यम मापन, संचय और भुगतान। माध्यम, मापन, संचय और क्या होती है, भुगतान होता है। तो इसमें इसका सभी आंसर होगा डी। ये क्वेश्चन काफ़ी VVI क्वेश्चन है एग्जाम के लिए कि मुद्रा की कार्य होता है, तो माध्यम मापन, संचय और भुगतान, यानी कि विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापन करता है, मूल्य का संचय करता है, इनमें से इसका सही सभी होगा। तो इसको देख के जाइएगा एग्जाम में। कहता भारत में 1 रुपया का कागजी नोट जारी करता है, तो देखिए भाई, भारत में जो 1 रुपया के जो कागजी नोट है जो जारी करता है भारत सरकार, कौन करती है, भारत सरकार करता है। और भारत सरकार के द्वारा ही नोट क्या होती है, जारी किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा। और ये मतलब कि केंद्र सरकार के वित्त विभाग के द्वारा क्या होता है, जारी होता है। यानी कि इस पर जो हस्ताक्षर होती है, जो सिग्नेचर होता है, जो वित्त सचिव का होता है, किनका होता है, वित्त सचिव। तो ऑप्शन नंबर आपका ये VVI है। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता भी है, और इसमें बहुत सारे लोग दिक्कत में आ जाते हैं। तो चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। कहता कौन सी सेवा
पूरी तरह से गैर सरकारी, यानी कि सरकारी सेवा गैर सरकारी सेवा, यानी कि वैसी सेवा जिसका मतलब कि स्वामित्व कोई निजी व्यक्ति करता हो तो उसे क्या बोलेंगे, गैर सरकारी सेवा। उसे क्या बोलेंगे, गैर सरकारी सेवा। यानी कि वैसी सेवा जिसका स्वामित्व कोई निजी व्यक्ति करे तो उसे क्या बोलेंगे, गैर सरकारी सेवा। तो यहाँ पर देखिएगा वित्त सेवा एक सरकारी सेवा है, सैन्य सेवा, रेल सेवा, जो खुदरा जो व्यापार करता है ये कोई गैर व्यक्ति ही करता है, तो इसे इसको हम लोग छांट लेंगे। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। कहता आधुनिक युग में विनिमय का माध्यम है, आधुनिक युग में विनिमय का माध्यम है, तो आधुनिक युग में विनिमय का क्या माध्यम है, तो यहाँ पे इसका आंसर कौन होगा। कहता कौन सी पूरी तो चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में विनिमय का माध्यम है, तो हम लोग इनमें से सभी होगा, क्योंकि वस्तु भी है, मुद्रा भी है, सोने का सिक्का नहीं, नहीं सभी नहीं हो सकता, गलत है। आधुनिक युग में विनिमय का जो माध्यम है वो मुद्रा है, वस्तु भी है, सोने का सिक्का सभी है, तो इनमें से सभी इसका होगा आंसर डी। इसका आंसर क्या होगा, डी। चलिए ठीक है। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन हुआ, जिसको हम लोग एनडीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनडीसी, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिससे हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। 6 अगस्त 1952 को, ऑप्शन नंबर सी। और काफ़ी VVI क्वेश्चन है 10वां के लिए। आइए चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है आर्थिक क्रिया का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन, मनोरंजन, उपभोग, ए और सी दोनों। तो आर्थिक क्रियाओं का जो उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन होता है, उपभोग होता है, तो इनमें से क्या होगा, ए और सी दोनों होगा। आर्थिक क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होती है, ए और सी, यानी कि आपका सही है। कहता कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक संस्थाएं, तकनीकी विकास, मानव संसाधन। जो गैर आर्थिक कारक है वह तकनीकी विकास है, जिससे हम लोग के आर्थिक विकास की क्रियाएं होती है। आगे हम लोग देखिएगा, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति तीव्र हो जाती है, समान रहती है, मंद हो जाती है, अप्रभावित होती है। तो जनसंख्या बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था, तो ऐसा नहीं कर सकते गिर सकता, लेकिन जनसंख्या को बढ़ने से जो आर्थिक विकास की जो गति है जो अप्रभावित हो जाती है। क्या हो जाती है, अप्रभावित, यानी कि उस पर फर्क पड़ता है, समझे। तो इसे बोल सकते हैं अप्रभावित रहती है, नहीं ना, समान रहती है, मंद हो जाती है। जनसंख्या की वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है, मंद हो जाती है, सी होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है कृषि का, औद्योगिक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं, तो सेवा होगा। कहता राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, सरकार की आय, परिवार की आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, उत्पादन के साधनों की आय। तो उत्पादन के साधन की आय को ही क्या बोल लेंगे, राष्ट्रीय आय बोल लेंगे, समझे। तो इसका आंसर डी होगा। आगे हम लोग की क्वेश्चन है, आगे हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन को। कहता बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, वो किसका है, तो शिवहर जिला का। किनका, शिवहर जिला का। कहता मुद्रा का प्राचीनतम रूप है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है, बहुमूल्य धातु है कि सिक्के है कि वस्तु मुद्रा है कि पत्र मुद्रा। आप लोग भी बता सकते हैं इसको। तो कहता है मुद्रा का प्राचीनतम रूप है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप है बहुमूल्य धातु, सिक्के, वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा। तो हम लोग मुद्रा का जो प्राचीनतम रूप है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मुद्रा का जो प्राचीनतम रूप है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो इसका आंसर हम लोग का होगा सी। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, वस्तु मुद्रा होता है।
कहता है मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा होता है। तो यहाँ पे माध्यम सारा चीज़ है, सभी मुद्रा का ही कार्य है, लेकिन बोलता है प्राथमिक कार्य कौन होगा। तो प्राथमिक कार्य क्या हो सकता है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है। मूलों का संचय, विलंबित भुगतान का मूल, मूलों का हस्तांतरण, विनिमय का माध्यम। तो सबसे इसका इम्पोर्टेंट जो कार्य होता है विनिमय का माध्यम, यानी कि मुद्रा को आने से लेन देन की सुविधाएं काफ़ी सरल हो गई है। तो इसका आंसर डी होगा। कहता है विधि ग्राह मुद्रा कौन है। विधि ग्राह का मतलब जिसमें मार्केट में उसकी तरलता हो, वो मतलब कि समान रूप से वो उसे लेन देन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत दिखते ना हो। क्वेश्चन आपका यहाँ पे था कि विधि ग्राह मुद्रा क्या है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, नोट और सिक्के। आपके आगे आपका है बचत को प्रभावित करने वाली कारक है। बचत को प्रभावित करने वाली कारक कौन है, बचत की क्षमता, बचत की इच्छा, बैंक की सुविधा, इनमें से तीनों ही। तो देखिए बचत को प्रभावित करने वाले जो कारक है बचत की क्षमता, बचत की इच्छा। तो बचत की जो क्षमता होती है ना, इनमें तीनों ही। तो बैंक ये सारा लोग बचत को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कहता है वित्तीय सेवा की आवश्यकता होती है। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है वित्तीय व्यक्तियों को, कि व्यवसायिक को, कि सरकारों को। तो वित्तीय सेवा हर व्यक्ति की ज़रूरत होता है, इनमें से सभी लोग का होगा। इसका ऑप्शन डी होगा। इनमें संस्थागत वित्त का साधन कौन है। संस्थागत जिनका अपना एक संस्था होती है और अपने ही संस्था से अपने वित्तों का प्रबंधन करता है, जहाँ से मुद्रा और साख की संचालन करता है, उस संस्था को बोलते हैं वित्तीय संस्था कहते हैं। और इनमें से जिनका एक अपना संस्था होती है, तो व्यावसायिक बैंकों का क्या होती है, एक संस्था होती है जो अनेक प्रकार की जमा राशि प्रदान करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोन, भिन्न भिन्न प्रकार के राशियों को स्वीकार करते हैं, लोगों के लिए लोन उपलब्ध कराते हैं, एजेंसियां स्थापित करती है, उसे हम लोग बोलते हैं व्यावसायिक बैंक। जिसका मतलब कि स्थापना 1868 में हुआ था, के में 1800 के में 68 में हुआ था, 1968 में हुआ था, के में 1968 में, और राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, के में 1969 में हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है। देखिए भाई, बिहार में शुरुआत में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या था दो, एक उत्तरी ग्रामीण बैंक, एक दक्षिणी ग्रामीण बैंक, दो ही था, लेकिन एक और जुड़ा गया था मध्य बिहार ग्रामीण बैंक। तो ऐसे तो वर्तमान समय में यदि बात किया जाए तो बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 1 है, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर 3 होगा, क्योंकि उत्तरी बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिणी बिहार ग्रामीण बैंक एक मध्य ग्रामीण बैंक को लेकर ही ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका आंसर 3 होगा, ये होगा ये, सॉरी। कहता भारत में सहकारिता का आरंभ हुआ है। तो सहकारिता का पहले हम लोग मतलब समझते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। सहकारिता का मतलब होता है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना, एक साथ मिलजुल कर कार्य करना सहकारिता होता है। और सहकारिता की जो स्थापना हुआ था 1904 में हुआ था। कब हुआ था, 1904 में सहकारिता की शुरुआत हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगी, और इसका ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। यानी कि मौलिक अधिकार में नहीं कहता कि लोगों का उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, यानी कि उसको प्रारंभिक शिक्षा, यानी 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे सुनिएगा, क्वेश्चन है कि विगत वर्ष में बिहार के किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है। यानी कि बिहार में के किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में। तो विगत वर्ष में जो बिहार में जो विकास जो देखने का अभी जो मिल रहा है, कृषि क्षेत्र में तो विकास हुआ, लेकिन सर्वाधिक यदि बात करें तो सेवा क्षेत्र भी काफ़ी ज़्यादा स्तर पे काम कर रहे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो उत्पादक के बीच प्रतिस्पर्धा क्या हो जाती है, कम होगी, बढ़ जाएगी, घटती है, बढ़ती रहेगी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादों के बीच जो प्रतिस्पर्धाएं होती है बढ़ जाती है। लोग लगन से
जोड़ तोड़ से मतलब कि अपने देश की वस्तुओं को आयात और निर्यात करने में लग जाती है। यानी इससे क्या हो सकता है, घटती है भी, बढ़ती है भी, कम होगी, बढ़ते जाएगी। तो यानी कि वैश्वीकरण से उत्पादों के बीच जो प्रतिस्पर्धाएँ हो जाएगी, इससे क्या मतलब कि घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो इसको हम लोग सी कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो फोर्ड मोटर्स, कोको कोला, सैमसंग, इनमें से सभी। तो इसका सभी होगा। एग्जाम के लिए काफ़ी भी आई है ये क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में रिपीट किया है कि निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो इसका आंसर कौन होगा, डी होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अतः भारत की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। नवीन कहने का मतलब नई आर्थिक नीति, और नई आर्थिक नीति को हम लोग बोलते थे एलपीजी। क्या बोलते थे, एलपीजी। प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन बोलते थे। तो इसका आंसर कौन होगा, इनमें से सभी होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है कि उपभोक्ता के शोषण के मुख्य तरीका है। उपभोक्ता के शोषण का मुख्य तरीका क्या है? यदि उपभोक्ता का पहले मीनिंग समझिए कि उपभोक्ता होती क्या है। जो मार्केट से, जो बाज़ार से जो वस्तुओं को क्रय करता है और क्रय करने के बाद जो उसे खपत करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। जो उसे उपभोग करता है, अपने ही ज़रूरत की चीज़ों को खपत करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। और उपभोक्ता के शोषण करने की कई तरीका होता है, कम तौलना, मिलावटी, भ्रामक प्रचार। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, 36 का डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगी, डी। आगे देखिए, कहता है किसी देश की आर्थिक विकास का माप है। देश की आर्थिक विकास के माप क्या, राष्ट्रीय आय, बचत, विनियोग, उपभोग। तो देश के आर्थिक विकास के जो माप होते हैं जो उसके आय पर होती है, यानी कि उस राष्ट्र की आय पर। एक पुस्तक है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक का जो रचनाकार किए थे दादा भाई नौरोजी ने किए थे। और इस पुस्तक के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया गया है। कितना, 20 रुपया बताया गया। आए 1868 में, के में 1868 में इस पुस्तक की छपाई हुआ था, प्रकाशित हुआ था मार्केट में। और जो अंग्रेज़ों के खिलाफ एक मतलब पुस्तक छपाई गई थी, जिन्होंने आज तक हमारे देश में यहाँ से संसाधनों के तो दोहन तो किया, लेकिन कभी ये नहीं बताने का प्रयास किया कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो एकमात्र पुस्तक था जिसको बोलते थे पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो ये दादा भाई नौरोजी के था। अपने पुस्तक के माध्यम से लोगों को बताना शुरू किए कि हमारे देश की जो प्रति व्यक्ति आय है जो 20 रुपया है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी भी आई है। देखिए क्वेश्चन सामने आ गया कि दादा भाई नौरोजी ने भारत के प्रति व्यक्ति आय, वार्षिक आय को कितना अनुमानित किया है। तो आंसर कौन होगा, बताइए फटाफट, 20 रुपया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया है। देखिए क्वेश्चन तीनों रिपीट किया है। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया है। तो इसका आंसर कौन होगा, ए 1868 में, 1868। तो ध्यान रखिएगा इस सारी क्वेश्चन को। कहता भारत सरकार ने 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन किया था, राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन किया था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था। तो पीसी महाल नोबिस थे। और पीसी महाल नोबिस 1949 और 50 के डेटा के अनुसार भारत के जो प्रति व्यक्ति आय बताते हैं 246 रुपया 90 पैसा। 246 रुपया 90 पैसा। इसका आंसर कौन होगा, सी होगा। 246 रुपया कितना, 90 पैसा बताते हैं अपना ही मतलब कि प्रस्तावित समिति के माध्यम से। तो चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। कहता है यदि कोई नर्स अपने बच्चे को सेवा करता है तो इस सेवा की गणना राष्ट्रीय आय में करेंगे कि नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन को लेकर हर लोग परेशान रहते हैं। यदि कोई महिलाएं अपने घर की वस्तुओं, अपने घर के घरेलू काम में लगे हुए हैं तो क्या उसकी गिनती राष्ट्रीय आय में होगा कि नहीं होगा। घर के अपने बच्चे को साफ़ सुथरा में, घर के अपने बच्चे को सही से स्कूल भेजना, क्या वो उनका जो मतलब कि जो किया गया श्रम है वो राष्ट्र की आय में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो घरेलू चीज़ को नहीं जोड़ा जाता है राष्ट्र की आय में। तो इसका आंसर
नहीं, कहता सम्मिलित नहीं होगा। इसका क्या होगा? सम्मिलित नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। इसका आंसर क्या होगा? डी। इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर क्या हो सकता है? डी। डी नहीं बल्कि बी, सॉरी, बी होगा। सम्मिलित नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे की जो क्वेश्चन है, कहता आधुनिक युग की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आविष्कारक है। तो आधुनिक युग में जो अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आविष्कारक हुआ है उसका नाम क्या है? मुद्रा। उसे क्या बोलते हैं? मुद्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुद्रा बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, विनिमय के कितने रूप होता है? यानी कि विनिमय का मतलब होता है लेन देन, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु के बदले वस्तु का जब लेन देन हो तो उसे क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यहाँ पे विनिमय के जो प्रणाली है, एक तो होता है वस्तु विनिमय प्रणाली, मुद्रा विनिमय प्रणाली, साख मुद्रा प्रणाली। ऐसे मतलब कि कई प्रकार के विनिमय के कई रूप यहाँ पे दिया गया है। तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। कहता है मुद्रा वह धुरी है जो मुद्रा के कार्य करती है। यह कथन किसने कहा था? मुद्रा वह धुरी है जिसका जो मुद्रा का ही कार्य करता है था। मार्शल के अनुसार मुद्रा वह धुरी है जो मुद्रा का ही कार्य करता है। मार्शल नहीं कहा था। तो इसका आंसर मार्शल नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, विकसित देश की कार्यशील जनसंख्या अधिकांश भाग कार्यरत रहता है। विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है। जो विकसित देश की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में। तो इसका आंसर सी होगा, सेवा के क्षेत्र में। वहाँ के लोग ज़्यादातर सेवा में ही जुड़ के ही काम करते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता दिवस के दिवस को मनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है। कहता भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1986 में 1986 में पारित किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, कहता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर होता है। यदि उपभोक्ता से अपने वस्तु से संबंधित या तो उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया, जो 1811-4000 ये नंबर प्रदान किया गया। आप इस नंबर पर कॉल कीजिएगा तो अपने वस्तु से जुड़े हुए शिकायत कर सकते हैं और उनसे सरकार तेज़ी से राज्य सरकार इस पर कार्रवाई भी करती है। कहता है जिला फोरम में कितने मूल्य तक के वस्तु को शिकायत कर सकते हैं? यदि आपको वस्तु की यदि क्षति 20 लाख से अधिक कम हो तो उसकी शिकायत आप मतलब कि जिला तक ही कर सकते हैं। यदि 20 से ज़्यादा हो तो फिर मतलब राज्य तक करेंगे, जब उससे भी ज़्यादा हो तो केंद्र तक करेंगे। यानी कि वस्तु की शिकायत हम लोग जिला फोरम, राज्य फोरम और एक मतलब होता है जिसको बोलते हैं केंद्र तक, मतलब 3 स्तर पे, राज्य स्तर, जिला, मतलब 3 स्तर पे इसका शिकायत दर्ज किए जाते हैं। एक होता है जिला स्तर पे होती है, एक होती है जिला स्तर पे, राज्य स्तर पर, एक होता है मतलब कि केंद्र स्तर पर होती है। तो यदि 20 लाख रुपए से कम हो तो इसको हम लोग करेंगे कहाँ? इसको बोलेंगे, इसका हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसका हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जिला स्तर पर 20 लाख से कम तक की शिकायत होता है। राज्य स्तर पर 20 लाख और 1 करोड़ के बीच होता है। और 1 करोड़ से ज़्यादा की यदि कोई वस्तु की क्षति हो तो उसका हम लोग करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं। उसके बाद देखिएगा, ये आपका मतलब कि यहाँ तक ही था, यानी कि लमसम हम लोग 50 क्वेश्चन को देखने का काम किए हैं। और आप लोग से मैं आशा करता हूँ कि आप सारे ये जो हमने जो बताया वो सारी चीज़ समझ में आ रहा होगा। और इसी स्तर से अपने मतलब कि अपने तैयारी को बनाए रखिए। और एग्ज़ाम में जाने से पहले क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा कि इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमते रहता है। तो चलिए ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में आते रहेंगे अपने अपने टॉपिक को